Now today we will start a new topic, binomial theorem. तो आप हेडिंग डाल दो न्यू, इट इज बाइनोमियल थ्योरम. अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है, इसका क्वेश्चन आता है. और बाइनोमियल थ्योरम ढंग से पढ़ लोगे तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत इजी रहेगा. हालांकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन को लोग अलग तरीके से अलग भी पढ़ाते हैं, पर मेरे हिसाब से बाइनोमियल और परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत कंबाइंड होते हैं. बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसकी उसमें काम आती है, उसकी इसमें काम आती है. तो हम पहले बाइनोमियल से स्टार्ट करते हैं. आप समझो बाइनोमियल थ्योरम है क्या. बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम है क्या, एक मिनट. तो सबसे पहला स्टेप हम बात करेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन की. देखो आपने अभी तक कुछ रूल्स पढ़े होंगे. अगर आपको ध्यान हो, बाइनोमियल का मतलब होता है टू से. बाई मतलब टू है, ट्राई आ जाएगा तो थ्री हो जाएगा. तो बाइनोमियल थ्योरम जो है ये टू वेरिएबल्स के साथ में काम करती है. कैसे समझो. सबसे पहले इसका यूज कहां आ रहा है, कैसे. अगर मैं आपसे कहूं कि भी x प्लस ए की पावर 1 फाइंड करो, तो आप कहोगे सर x प्लस ए ही होता है. अगर यही बात मैं x प्लस ए की होल पावर 2 निकालने के लिए कहूं, तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 2x ए प्लस ए स्क्वायर होता है. क्वाड्रेटिक के अंदर आपने रूल पढ़ा हुआ है. अगर यही बात x प्लस ए का होल क्यूब हो, तो इट विल बी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ए प्लस 3x स्क्वायर प्लस ए क्यूब आ जाएगा. ऐसे ही x प्लस ए टू द पावर 4 की बात हो तो भी शायद आप बता दो x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब ए प्लस 6x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4x ए क्यूब प्लस ए की पावर 4. पर अगर मैं x प्लस ए की पावर 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहता तो आप इजीली नहीं निकाल पाते. तो हमने इससे कुछ रूल्स देखने स्टार्ट किए. पहली चीज तो पहले हम इस पे रूल्स की बात करते हैं. चलो मैं एक और लिख देता हूं, x प्लस ए की पावर 0 तो सिर्फ 1 आता. तो मैं जब कभी भी बात करता हूं ऊपर मैं पावर 0 ले रहा हूं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 1 आ रही है. अगर मैं पावर 1 ले रहा हूं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2 आ रही है बाइनोमियल एक्सप्रेशन में. अगर मैं पावर 2 लेता हूं तो 3 टर्म्स आ रही हैं. अगर मैं पावर 3 लेता हूं तो 4 टर्म्स आ रही हैं. और ऐसे अगर हम पावर 4 लेते हैं तो हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 5. तो कुछ रूल्स देखने पर सामने आने लगे कि फर्स्ट रूल तो यह कहता है इन एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए टू दी होल पावर n. आप x प्लस ए की होल पावर n का एक्सपेंशन करो कभी भी, तो नंबर 1 पॉइंट टोटल टर्म्स विल बी n प्लस 1. टोटल टर्म्स जो होंगी वो हमेशा 1 ज्यादा होगी. x प्लस ए टू द पावर n किया, सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज n प्लस 1. अगर मैं ऐसे ही सेकेंड रूल की बात करूं तो आप ध्यान दो, इधर x की पावर 2 है, देन 1 हुई, देन 0 हो गई. यहां पर x की पावर टोटल 3 थी, इधर x की पावर 3 आई, देन 2, देन यहां पर मैंने मिस्टेक करी है, x की पावर 1 होगी और लास्ट में x रिमूव हो जाएगा. इधर x प्लस ए की पावर 4 करते तो x की पावर 4, देन x की पावर 3, देन x की पावर 2, देन x टू द पावर 1, देन x रिमूव्ड. तो होगा क्या, द पावर्स ऑफ x decreases 1 by 1 in each term start from n and end with 0. जो x की पावर है वो एक एक करके कम होती है. जैसे x प्लस ए की पावर 4 किया तो सबसे पहली पावर 4, देन 3, देन 2, देन 1 और लास्ट में x की पावर रिमूव हो गई. तो ऐसे x प्लस ए की पावर जब आप n करोगे तो शुरुआत में आएगी n, फिर n-1, फिर n-2, फिर n-3, फिर n-4 एंड सो ऑन. जैसे आपने यहां पर 3 से स्टार्ट किया तो देखो पहले आई 3, फिर 2, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 0.
तो पावर एक एक करके रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और शुरुआत कहां से हुई थी? जो पावर 4 है तो 4 से ही। तो अगर x प्लस ए की पावर n से स्टार्ट करूंगा तो स्टार्टिंग होगी x प्लस ए की पावर n, सॉरी x की पावर n, फिर x की पावर n माइनस 1, फिर x की पावर n माइनस 2, फिर x की पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन करते करते x की पावर 0 हो जाएगी। यही बात नंबर 3 स्टेप में a की पावर की अगर आप बात करो तो देखो a की पावर यहां पर 0 है, इधर a की पावर 1 हो गई, इधर a की पावर 2, इधर a की पावर 3, इधर a की पावर 4। तो द पावर ऑफ a increases 1 by 1 in each term start from 0 and end with, और a की पावर क्या 0 से स्टार्ट होकर के बढ़ती है और आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट में n पर पहुंच जाती है। तो एक रूल तो ये बना कि सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी n प्लस 1। अगर x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन करोगे तो कभी भी आपसे कहना x प्लस ए की पावर 7 का एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स आएंगी, तो श्योर है x प्लस ए की पावर 7 में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो होंगी 8। नेक्स्ट x की पावर 1 1 करके डिक्रीज होंगी, a की पावर 1 1 करके इंक्रीज होगी। ऐसे ही रूल नंबर 4, इन कोई भी टर्म्स आप ले लो, 2 और 1 मिलकर के 3 हो रही है। देखो जब ओवरऑल पावर 3 है तो हर टर्म में x और a की पावर मिल करके 3 हो जाएगी। इधर x की पावर 3, इधर 2 और 1 3, इधर 2 और 1 3, इधर 3, इधर x प्लस a की पावर 4 किया तो x की पावर 4, इधर x की पावर 3, a की पावर 1 मिलकर के 4, x की पावर 2, a की पावर 2 कंबाइंड करने पर 4, x की पावर 1, a की पावर 3 कंबाइंड करने पर 4, ऐसे a की पावर 4। तो इन ईच टर्म द सम ऑफ पावर्स ऑफ x एंड a इज n। कोई भी टर्म ले लो, x और a की पावर्स का सम हमेशा n होगा। तो सबसे पहले बेसिक से रूल आपको यह ध्यान होने चाहिए कि किस तरह से, अब यहां से हमें यह चीज तो समझ में आने लगी कि x की पावर्स कैसे लिखेंगे, a की पावर कैसे लिखेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम आने लगी, ये जो कॉफिशिएंट है 1 3 3 1 1 4 6 4 1 ये नहीं पता चलते। तो इनको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक रूल नया आया जिसको हमने शुरुआत में कहा, इनिशियल लेवल पर जो हमने पढ़ा था, इट इज पास्कल ट्रायंगल, जो वैसे मैंने बेसिक में करवा दिया, अभी एक बार रिपीट करवाता हूं, एंड देन बाइनोमियल थ्योरम। कैसे समझते हैं, पहले एक बार इतना नोट कर लो। अब हम बात करते हैं कॉफिशिएंट कैसे निकालेंगे। भाई हमने x की और a की पावर की तो बात कर ली, अब कॉफिशिएंट की बात करते हैं। तो उसके लिए रूल आया पास्कल ट्रायंगल, जिसकी हमें जरूरत है अभी। ये रूल ये कहता था कि अगर आपको x प्लस ए की पावर 0 निकालते हो तो आपके यहाँ से नंबर सिर्फ आ रहा था 1। भाई कॉफिशिएंट जो था वो सिर्फ एक ही नंबर था 1। अगर आपने x प्लस ए की पावर 1 किया तो आपके पास आ रहे थे x प्लस ए, मतलब इनकी कॉफिशिएंट भी 1 1। आप x प्लस ए का स्क्वायर करते हो तो x स्क्वायर प्लस 2xa प्लस ए स्क्वायर, इधर 1 कॉफिशिएंट, फिर 2, फिर 1। अगर आपने x प्लस ए का क्यूब किया तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ए प्लस 3x ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब। ऐसे ही x प्लस ए टू द पावर 4 की बात करते हो, इट विल बी x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब ए प्लस 6x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4x ए क्यूब प्लस ए की पावर 4। तो पास्कल ने क्या कहा, पास्कल ट्रायंगल एक बना और उसने ये रूल दिया कि कॉफिशिएंट्स अगर आप देखते हो तो मैं इधर पावर्स लिख रहा हूं और आगे कॉफिशिएंट लिख रहा हूं, इधर कॉफिशिएंट। तो x प्लस ए की पावर 0 जैसी आप लेते हो, कॉफिशिएंट इज ओनली 1। आपने पावर 1 कर दी तो कॉफिशिएंट 1 एंड 1।
आपने पावर 2 करी तो कोफिशिएंट इज 1, 2 एंड 1। आप पावर 3 लिखते हो तो कोफिशिएंट्स आर 1, 3, 3 एंड 1। ऐसी पावर 4 में भी आपने देखा कोफिशिएंट थे 1, 4, 6, 4, 1। तो सबसे पहला रूल तो पास्कल ट्रायंगल में यह आया कि कॉर्नर के कोफिशिएंट हमेशा 1 है। तो अगर आपको कभी मैं ये कह दूं x प्लस ए की पावर 5 निकालनी है तो कॉर्नर के कोफिशिएंट फिक्स है, 1 ही आएंगे। और जो बीच वाले कोफिशिएंट है वो हमेशा अपने से ऊपर वाले 2 कोफिशिएंट का एडिशन है। अब देख लो भले 1 + 2 किया 3 आया, 2 + 1 किया 3 आया, 1 + 3 करते हो 4 आते हो, 3 + 3 करते हो 6 आते हो, 3 + 1 करते हैं 4 आते हैं। तो अब अगर कोई मुझसे पूछ ले x प्लस ए की पावर 5 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, कॉर्नर में 1 लिख दूंगा, 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5। तो 1 5 10 10 5 1। अब अगर मुझसे पूछे कि x प्लस ए की पावर 5 निकालना है तो मैं करूंगा क्या, सबसे पहले x की पावर 5 प्लस 1 करके x की पावर कम करते रहो, x की पावर 4 है, a की पावर इंक्रीज करो, x³ a² x² a³ x a की पावर 4 और लास्ट में a की पावर 5। इनके कोफिशिएंट क्या आ जाएंगे, ये रहे 1, 5, 10, 10, 5 एंड 1। अब आप चाहो तो x प्लस ए की पावर 6 भी निकाल सकते हो, उसमें कोफिशिएंट क्या आएंगे, पावर अगर 6 है तो 1, इनका एडिशन 6, इनका एडिशन 15, 20, 15, 6 एंड लास्ट में 1। तो हो क्या रहा है, रूल ये कहता है कि आपको कभी भी कोई भी पावर निकालनी है, पास्कल ने ये कहा, तो आप उसके ऊपर वाले कोफिशिएंट देख लो और उसमें कॉर्नर पे तो 1 रख दो और बीच वाले कोफिशिएंट निकालने हैं तो जस्ट ऊपर वाले 2 कोफिशिएंट का एडिशन कर दो। ये रूल पास्कल ट्रायंगल का था। उसने खास चीज ये और बताई, उसने कहा भाई कॉर्नर में हमेशा 1 आएंगे, बीच वाला कोई भी कोफिशिएंट होगा वो अपने से ऊपर वाले कोफिशिएंट का एडिशन होगा। और इसको देख करके कुछ खास बातें और सामने आई कि यहां से सेकंड नंबर पे कोफिशिएंट 6 आ रहा है तो यहां से भी सेकंड नंबर पे कोफिशिएंट 6 आएगा, यहां से थर्ड नंबर पे 15 आ रहा है तो इधर से भी थर्ड नंबर पे 15 ही आएगा, यहां से फोर्थ नंबर पे 20 है तो यहां से भी फोर्थ नंबर पे 20 होगा। मतलब इक्वल डिस्टेंस पर कोफिशिएंट सेम होंगे। तो 3 रूल्स बेसिकली पास्कल ने दे दिए। एक रूल तो ये दिया कि कोफिशिएंट कभी भी निकालने हैं तो कॉर्नर में हमेशा कोफिशिएंट 1 आएंगे। सेकंड रूल उसने ये कहा कि आपको मिडिल का कोई भी कोफिशिएंट निकालना है तो जस्ट उससे प्रीवियस टर्म पे जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं आप उन 2 का एडिशन कर दो, आपके पास में मिडिल वाले कोफिशिएंट आ जाएंगे। और थर्ड रूल उसने ये कहा कि भाई इक्वल डिस्टेंस पर टर्म्स स्टार्ट से लो या एंड से लो वो कोफिशिएंट हमेशा सेम होंगे। तो बेसिकली 3 रूल्स दिए पास्कल ने। लेकिन पास्कल के रूल की एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम यह है पास्कल की कि अगर आपको कभी भी x प्लस ए की पावर 19 निकालनी है तो आपको x प्लस ए की पावर 18 पता होनी चाहिए। मतलब अगर आपको कोई भी एक्सपेंशन करना है तो प्रीवियस एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए, आप तभी निकाल सकते हो। दूसरा एक प्रॉब्लम ये हो रही कि अगर आपको x प्लस ए की पावर 7 में मुझे डायरेक्ट निकालना है 9th टर्म कौन सी होगी या 8th टर्म कौन सी होगी या 5th टर्म कौन सी होगी, कोई भी पावर है उसमें डायरेक्ट मुझे यहां से 6th टर्म निकालनी है या 3rd निकालनी है 4th निकालनी है तो मैं नहीं निकाल सकता। तो पास्कल के रूल में कुछ प्रॉब्लम्स थी। ये रूल तो सही है लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एक तो आपको पीछे वाली पूरी टेबल पता होनी चाहिए तभी आप आगे वाली टेबल निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप लिख लो। तो पास्कल ट्रायंगल को भी हमने बाइनोमियल थ्योरम में यूज में नहीं लिया। बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट अपना अलग ही है, अब हम उस कंसेप्ट की बात करेंगे। ठीक है, ये सारा बेसिक था जो मैं बेसिक लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, फिर भी आप एक बार दोबारा से नोट कर लो। तो पास्कल ट्रायंगल की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम आई। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है कि आप
कोई भी टर्म निकाल सकते हो कहीं पर भी, मतलब x प्लस ए की पावर 20 करना है और मैं कहूँ फिफ्थ टर्म क्या होगी तो डायरेक्ट निकाली जा सकती है। बाइनोमियल ने ऐसे रूल्स दे दिए, पर उनको समझने से पहले आपको कुछ फिक्स नोटेशन समझने पड़ेंगे जो आपके काम के हैं। तो नंबर इसमें दो नोटेशन है, एक तो है फैक्टोरियल, नंबर वन इज फैक्टोरियल। अगर बाइनोमियल थ्योरम समझनी है तो पहले फैक्टोरियल को आपको समझना होगा। फैक्टोरियल का मतलब है क्या, पहले वो समझते हैं। देखो फैक्टोरियल इस तरह से लिखा जाता है, लाइक दैट, और ऐसे भी लिखा जाता है। हम जनरली इस तरह से लिखेंगे, यहां पर n कोई भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। कैसे समझाता हूं, देखो आपके यहां से फैक्टोरियल किसी भी नंबर का है, मान लो आप फैक्टोरियल 1 निकाल रहे हो तो इसका सीधा सा मीनिंग है सिर्फ 1। अगर आप फैक्टोरियल 2 लिख रहे हो तो इसका मीनिंग है 2 इंटू 1, मतलब इस नंबर को अपने से प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप फैक्टोरियल 3 लिखते हो तो इट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स 6, यहां पर 2 आ गया। अगर आप फैक्टोरियल 4 की बात करते हो तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इट इज 24। यही फैक्टोरियल 5 निकाल रहे हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आ गया 120। ऐसे फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इट विल बी 720। और चलो एक लास्ट और लिख देता हूं, वैसे बहुत सारे हैं, कितने लिखते रहो। फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इट इज 5040 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेंगे। तो फैक्टोरियल का मीनिंग क्या हुआ, इससे एक रूल समझ में आएगा आपको। फैक्टोरियल n का मीनिंग हुआ, या तो यू लिख दो या यू लिख दो, इसका मतलब होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मीन्स आप स्टार्ट हो जाओ फैक्टोरियल n से स्टार्ट हो जाओ, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जब तक 1 नहीं आ जाता आप चलते रहो। और याद रखना फैक्टोरियल के अंदर वाला नंबर हमेशा नेचुरल नंबर लिया जाता है। जो बेसिक रूल है वो है कि आप फैक्टोरियल के अंदर नेचुरल नंबर लिखते हो। अब आपको कुछ रूल्स इससे और समझ में आएंगे। देखो नंबर 2, आपको फैक्टोरियल 7 निकालना है तो एक तो तरीका है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करो, और एक तरीका है आप फैक्टोरियल 7 निकाल रहे हो तो 7 के आगे वाला जो नंबर है दिस वन इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इट इज फैक्टोरियल 6। 7 इंटू फैक्टोरियल 6, ऐसे आप 6 के फैक्टोरियल को देखो तो 6 इंटू फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 को देखोगे तो 5 इंटू फैक्टोरियल 4। तो आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालते हो इट विल बी n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। और जरूरी नहीं आप ऐसे लिखो, आप ऐसे भी ले सकते हो। जैसे आपने 7 का फैक्टोरियल निकाला था तो 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल लिखा था, आप यहां से भूल जाओ, आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल। तो आपके पास एक रूल और बन गया, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ऐसे ही अगर आप फैक्टोरियल n और भी लिख सकते हो, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ऐसे ही नंबर 5 फैक्टोरियल n लिखना चाहो तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 एंड सो ऑन n माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो आप फैक्टोरियल को कहीं पर भी जा करके स्टार्ट कर सकते हो। किसी एक नंबर का फैक्टोरियल है तो उसे किसी और नंबर के, उससे स्मॉल किसी नंबर के फैक्टोरियल के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इससे एक रूल क्या बन करके आ गया, 6 एवरी फैक्टोरियल या फैक्टोरियल n इज अ मल्टीपल ऑफ n माइनस r का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल n इज ए मल्टीपल ऑफ n माइनस r का फैक्टोरियल, जहां पर r की वैल्यू
n से स्मॉल लेकिन 0 से ग्रेटर या इक्वल होगी। अब n ही नहीं ले रहा, क्योंकि n लेने का तो मतलब ही क्या हुआ भाई, हट ही गया। फिर भी लिख सकते हो n माइनस n, 0, फैक्टोरियल 0 भी आएगा अभी। तो हमारे पास में कोई भी नंबर है फैक्टोरियल जिसका आप निकाल रहे हो, वो अपने पीछे जितने भी फैक्टोरियल्स आए थे, जैसे फैक्टोरियल 7 है ना, ये फैक्टोरियल 6 का मल्टीपल भी है, फैक्टोरियल 5 का मल्टीपल भी है, फैक्टोरियल 4 का मल्टीपल भी है, फैक्टोरियल 3 का मल्टीपल भी है, फैक्टोरियल 2 का मल्टीपल भी है, फैक्टोरियल 1 का मल्टीपल भी है। तो हर फैक्टोरियल अपने से प्रीवियस नंबर्स के फैक्टोरियल का मल्टीपल होगा। इस चीज को याद रखना। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार इतना नोट कर लो, फिर आगे रूल्स और बताते हैं। अब देखो नेक्स्ट रूल, अभी अभी आपने पढ़ा था रूल नंबर, अब हम 7 पर आ रहे हैं। अब हम फैक्टोरियल 0 क्या होता है ये वो लिख रहे हैं। तो देखो अभी भी आपने रूल पढ़ा है, फैक्टोरियल n होता है n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, लेकिन मैंने नेचुरल नंबर ही फैक्टोरियल में रख रहा हूं। when n इक्वल टू 1, तो यहां क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 1, इधर 1 इंटू फैक्टोरियल 1 माइनस 1। फैक्टोरियल 1 अभी भी पढ़ा है, 1 होता है, 1 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वही नंबर आ जाता है। तो ये आ गया फैक्टोरियल 1 माइनस 1। फैक्टोरियल 1 माइनस 1 इज फैक्टोरियल 0। सो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो एक रूल याद रखना, कभी भी वर्ड यूज में ले लिया जाए फैक्टोरियल 0, तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। फैक्टोरियल 0 हमेशा 1 होगा, फैक्टोरियल 1 भी 1 होगा, फैक्टोरियल 0 भी 1 होगा। यानी कि फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1 सेम है। अब इसे यूं मत समझ लेना कि भाई मैंने तो अभी बताया था कि फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है, 1 इंटू फैक्टोरियल, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है, उस नंबर में से 1 1 करके सब्ट्रैक्ट करते हैं और तब तक चलते हैं जब तक 1 ना आ जाए। तो फैक्टोरियल 0 में 0 से पीछे चलते चलते 1 तक जाएंगे? नो, क्योंकि 0 से बैक तो जा ही नहीं सकते। रूल तो ये कहता है कि आप भी फैक्टोरियल में नेचुरल नंबर ही लिखोगे। हमने उससे फैक्टोरियल 0 निकाला है। रूल वाइज तो यह है कि आप इसके अंदर सिर्फ फैक्टोरियल के अंदर नेचुरल नंबर ही लिखोगे। फैक्टोरियल के अंदर एक रूल और आता है, फैक्टोरियल के अंदर नेगेटिव नंबर और फैक्टोरियल के अंदर फ्रैक्शन नॉट डिफाइन, ये डिफाइन ही नहीं है। फैक्टोरियल में आप नेगेटिव नंबर नहीं लिख सकते, फैक्टोरियल में आप फ्रैक्शन नहीं लिख सकते, क्योंकि ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब फ्रैक्शन में कोई कहे सर 2/3, 2/1, ये भी तो फ्रैक्शन है। तो आप ये समझ लो, वो जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं ना, जिसमें आप भी दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, आप उस टाइप का कोई भी फ्रैक्शन नहीं लिख सकते। मतलब अगर कभी फैक्टोरियल में आपने -9 लिख दिया तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। फैक्टोरियल में 2/3 लिख दिया, डिफाइन ही नहीं होगा। फैक्टोरियल में 1/5 है, डिफाइन ही नहीं होगा। फैक्टोरियल में इर्रेशनल नंबर भी नहीं आते, पाई डिफाइन ही नहीं होगा। फैक्टोरियल में ई डिफाइन ही नहीं होगा। तो ना तो फैक्टोरियल के अंदर नेगेटिव नंबर आएंगे, ना फ्रैक्शन आएंगे, ना ही फैक्टोरियल में इर्रेशनल नंबर पॉसिबल है। ये सारे के सारे नॉट डिफाइन हो जाएंगे, एग्जिस्टेंस ही नहीं है इनका। ठीक है, तो ये भी नोट कर लो। यस, नेक्स्ट रूल आप देखो, चलो कुछ रूल्स में एक बार समझाने की ट्राई करता हूं। रूल नंबर 9 होगा, फैक्टोरियल n इज, अब बताता हूं क्या रूल जो लिखवाना है मुझे। आप फैक्टोरियल 1 निकालते हो तो इट विल बी 1, फैक्टोरियल 2 निकाल लो, 1 इंटू 2 आया। फैक्टोरियल 3 निकालते हैं तो 1 इंटू 2 इंटू 3 6 आया। फैक्टोरियल 4 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 24 आया। ऐसे ही फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अच्छा ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 4 करके, वो फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 5 भी लिख सकते हो। 120 आया। तो एक खासियत ये आई, ये सारे के सारे नंबर
ऑल नंबर्स आर इवन नंबर। तो जितने भी फैक्टोरियल है ना वो सारे के सारे इवन नंबर है। आप भले फैक्टोरियल 6 निकाल देना, 720 आएगा, वो भी इवन नंबर आएगा। तो फैक्टोरियल n इज ऑलवेज इवन नंबर। फैक्टोरियल n हमेशा इवन नंबर होता है, बस जब n की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि n 1 हो गया तब तो 1 ही आएगा। उसके अलावा हर नंबर के ऊपर इवन नंबर होता है। व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब n एक नेचुरल नंबर तो हो पर या तो हो 2 या हो 2 से ग्रेटर। ठीक है, ऐसे नंबर 9 रूल, आपको r की वैल्यू अगर n से स्मॉल है, इफ r इज स्मॉलर देन n, तो आप फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r लिखते हो। अब वैसे लिख सकते हो, देन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r हमें फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, इधर फाइंड करके बताता हूं जो रिजल्ट मुझे लिखना है। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, अभी n को स्टार्ट करोगे, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5 एंड सो ऑन, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 एंड सो ऑन। कहीं ना कहीं जाकर के तो आपके ऐसे नंबर रिड्यूस होते 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 आप भाई r तक पहुंचोगे, आप r तक पहुंचोगे। नहीं तो इसको यूं समझो, आप n का फैक्टोरियल लिखते हो तो आप लिखते हो 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन n, और r का फैक्टोरियल लिखते हो तो 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन r। अब मुझे पता है n जो है वो r से बड़ा है, तो श्योर है 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन n में नीचे अगर फैक्टोरियल r है 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन r, तो अगर आप इसमें r प्लस 1, r प्लस 2 एंड सो ऑन n, आप वहां तक चले जाओ जहां तक n नहीं आ जाता। मींस मैं इसमें n तक जा रहा हूं, मैंने इसमें r प्लस 1, r प्लस 2 एंड सो ऑन n तक चला गया, तो मुझे ये नंबर अगर अपॉन में डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई अगर मैं मन से कोई नंबर डिवाइड करता हूं तो मुझे वो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इट विल बी r प्लस 1, r प्लस 2 एंड सो ऑन n। अब ये जो कंप्लीट वैल्यू है यहां से लेकर, ये मैंने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया, ये कंप्लीट वैल्यू फैक्टोरियल n हो गई, क्योंकि n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 एंड सो ऑन चलते 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 1 तक चले गए। तो ये वैल्यू इससे कैंसल आउट हो जाएगी, तो ऊपर बचेगा क्या, r प्लस 1, r प्लस 2, r प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू n। तो अगर आपको कभी भी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r आए ना तो कुछ मत करना, सीधा इससे नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट हो जाना, r प्लस 1, r प्लस 2, r प्लस 3 एंड सो ऑन n तक चले जाना, r प्लस 1, r प्लस 2, r प्लस 3 एंड सो ऑन n तक चले जाना। जैसे कभी मान लो भाई कोई क्वेश्चन भी ले लेते हैं, मान लो मैंने कहा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6 है, तो कुछ नहीं करना मुझे, इट इज 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, दिस वन इज द राइट आंसर, बस खत्म। अब आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो मल्टीप्लाई और करके, पर ये सीधा ही आपके पास में आंसर आ जाएगा। ये मत करने लग जाना कि हाँ भाई इसका फैक्टोरियल पहले निकालो फिर इसका निकालो फिर काटो, जस्ट 1 नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ और आगे मल्टीप्लाई कर दो। कहां तक, अप टू n तक, ठीक है। नोट डाउन नेक्स्ट रूल। तो कभी भी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r निकालना है तो सीधा नेक्स्ट नंबर पे आ जाना, नोट डाउन। चलो नेक्स्ट रूल, अगर 9 मैंने 2 टाइम लिख दिया था तो 10th रूल, और सॉरी 11th रूल, ये कहता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r निकालना हो आपको, ऐसे लगाता हूं तो क्या रिजल्ट आएगा। तो सीधा सा रूल है, आप जब भी किसी नंबर का फैक्टोरियल लेते हो तो उसे आप नीचे भी फैक्टोरियल है और ऊपर भी फैक्टोरियल है, तो आप ऊपर वाले नंबर को रिड्यूस करते चलो और वहां तक जाओ जब तक नीचे वाला नंबर ना आ जाए, फिर आप उस पर फैक्टोरियल लगा दो। जैसे कभी ये कह दे भाई फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 निकालना है, तो आप क्या करो,
10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। रियलिटी में तो यही करना है कि इस 3 से एक आगे वाला नंबर लेना है। और वो आया कैसे? फैक्टोरियल 3 नीचे था आगे और फैक्टोरियल 3 नीचे था तो कैंसिल हो गए। तो हम रियलिटी तो यही कर रहे हैं फैक्टोरियल 3 के केस में। फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 में कर क्या रहे थे? 10 9 8 7 6 5 4, फिर आगे फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 कैंसिल। और इसको मैंने ऐसे बताया था कि आप 4 से स्टार्ट हो जाओ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 9 10। तो यहां पर फैक्टोरियल एन है, नीचे एन माइनस आर है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 एंड सो ऑन। लास्ट कहां तक जाओगे? एन माइनस आर से एक नंबर पहले तक, मतलब एन माइनस आर से 1 नंबर बड़े तक जाओगे, क्योंकि अगर आप एन माइनस आर ही लिख देते हो तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाता। तो एन माइनस आर प्लस 1 तक जाओ, इससे पीछे एन माइनस आर प्लस 2 आएगा एंड सो ऑन। नेक्स्ट कौन सा आएगा? एन माइनस आर, और अपॉन में भी कौन है? एन माइनस आर का फैक्टोरियल। मीन्स आप फैक्टोरियल कहीं पर भी जाकर के लगा सकते हो। जैसे 10 का फैक्टोरियल था तो मैंने फैक्टोरियल 3 पे लगा दिया। क्यों लगा दिया? ताकि अपॉन वाला और ऊपर वाला नंबर कैंसिल हो जाए। लेकिन जो इससे नेक्स्ट नंबर होगा वो इससे 1 नंबर ग्रेटर होगा, ये और 1 ग्रेटर, ये और 1 ग्रेटर, ये और 1 ग्रेटर। तो आप कैसे हमेशा नंबर ग्रेटर आते रहेंगे। अब इस वाले में देखो खासियत, आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आया? n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 एंड सो ऑन n माइनस, मैं इसको ब्रैकेट में ले रहा हूं तो r माइनस 2, इसको ब्रैकेट में लिखूंगा तो n माइनस r माइनस। तो अब अगर आप इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स देखो, कितने फैक्टर बन रहे हैं, कितने मल्टीपल आ रहे हैं। जैसे यहां पर आप देखो 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 है तो कितने नंबरों की मल्टीप्लाई? 1 2 3 4 5 6 7। 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 निकाला तो 7 मल्टीपल आए। तो ऐसे ही अगर मैं यहां पर नंबर्स कैलकुलेट करता हूं तो देखो इधर से स्टार्ट हुआ n माइनस 1, मतलब ये फर्स्ट। अगर मैं इसको एक बार भूल रहा हूं, ये सेकंड, ये थर्ड, n माइनस 3 3 नंबर। तो फर्स्ट यहां पर 1, इधर 2, इधर 3, इधर r माइनस 2, इधर r माइनस 1। तो यहां से लेकर यहां तक r माइनस 1 नंबर आ रहे हैं और एक उससे पहले भी है। तो टोटल कितने फैक्टर हो रहे हैं? दीज आर r फैक्टर्स। रिपीट करता हूं, मतलब r नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है। यूं भी बोल सकता हूं दीज आर r नंबर्स, मतलब फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r निकालोगे ना तो इट विल बी n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 एंड सो ऑन n माइनस r माइनस 1 तक जाओगे। और ये नंबर कितने होंगे? दीज आर r नंबर्स। एग्जांपल देकर के समझाता हूं। 15 फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 15 माइनस 9 है। तो अब देखना ये 9 नंबर के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जाएगा। इट विल बी फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 15 माइनस 9 इज 6। तो आप इसको लिख सकते हो 7 इंटू 9 इंटू 10, सॉरी 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12 13 14 15। तो देखो ये कितने नंबर आ रहे हैं? 9 नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप कभी भी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r निकालो ना तो इट विल बी मल्टीपल ऑफ r नंबर्स, जो कहां से स्टार्ट होंगे? इस n से स्टार्ट होंगे और पीछे तक जाते रहेंगे, r नंबर्स तक जाएंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है ये भी, आपको ये याद होना चाहिए। ये हमने एक नया फार्मूला लिख दिया, ठीक है, नोट डाउन। चलो पहले एक रूल और लेते हैं, ठीक है, फिर क्वेश्चन करेंगे। 12th रूल, यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल n इज 0 इफ, चलो इसको एज ए क्वेश्चन ही ट्रीट कर लो। n की यूनिट डिजिट 0 होगी अगर n पर क्या कंडीशन हो? n इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब आप इसको थोड़ा सा समझना। हम अगर बात करते हैं सॉल्यूशन, फैक्टोरियल 1 में हमेशा फर्स्ट डिजिट 1 आती है, फैक्टोरियल 2 में 2, फैक्टोरियल 3 6,
फैक्टोरियल 4 24, जैसे ही फैक्टोरियल 5 लेता हूं तो इट विल बी 120, लास्ट डिजिट 0 आ गई। फैक्टोरियल 6 करोगे तो इट विल बी 720, लास्ट डिजिट यहां पर भी 0 है। फैक्टोरियल 7 करोगे तो 5040, लास्ट डिजिट इधर भी 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि जब आपने फैक्टोरियल 5 किया था ना तो उसमें 5 भी आ गया था और एक जगह पर 2 भी आता है, तो 5 2 जा 10। जब भी किसी नंबर में 10 मल्टीप्लाई होता है तो उसकी लास्ट डिजिट हमेशा 0 आ जाती है। तो अब आगे जितने भी नंबर आएंगे, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 10, इन सबकी लास्ट डिजिट या यूं बोल दो यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो क्या होगी? हमेशा 0 होगी। और कहां से स्टार्ट हो रहा है ये रूल? 5 से। तो इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो अगर कभी भी ये पूछ ले कि फैक्टोरियल n में लास्ट डिजिट 0 से कम है, नॉन जीरो है, व्हेन n इज इक्वल टू, तो नॉन जीरो कब कब होगी? जब 1 हो, 2 हो, 3 और 4 हो। तो आपके पास में आंसर आएगा 1 2 3 और 4 के केस में। और 0 कब होगी? आगे के सारे नंबरों में। तो इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते थे, और अगर ऐसे आ जाए मान लो पेपर में, व्हेन n इज, एक ऐसे भी दिया जा सकता है, नेचुरल नंबर माइनस 1 2 3 एंड 4, के सारे नेचुरल नंबर ले लो n को, बस 1 2 3 और 4 नहीं लिखना। तो ये आंसर भी राइट है और ये आंसर भी राइट है। अच्छा, कोई कह दे सर ऐसे लिख दे ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का मतलब 5 से इनफाइनाइट, तो ये आंसर रॉन्ग है, क्योंकि इसमें तो सारे नंबर आ गए, इंटीजर भी आ गए, रेशनल भी आ गए, इरेशनल भी आ गए, तो ये आंसर पॉसिबल नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का मतलब है 5 6 7 8 9 10, वो भी सारे क्या होने चाहिए? नेचुरल नंबर, पॉइंटों वाले नहीं चलेंगे उसमें। ठीक है, नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड minimum value of n when factorial n is divisible by 7। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, n की मिनिमम वैल्यू बतानी है when factorial n is divisible by 7। ठीक है, एक बार आप ट्राई कर दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो सॉल्यूशन पर आते हैं। मेरे हिसाब से आप सबसे हो गया होगा, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, समझो। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ n व्हेन फैक्टोरियल n इज डिवाइजेबल बाय 7। फैक्टोरियल n 7 से डिवाइड हो रहा है, तो n की मिनिमम वैल्यू बतानी है। देखो पहली चीज, 7 इज ए प्राइम नंबर, तो जब आपके पास में 7 प्राइम नंबर आ गया तो आप जैसे ही फैक्टोरियल n निकालना स्टार्ट करोगे, आप लिखोगे क्या? 1 इंटू 2, भाई आप नंबर स्टार्ट हो जाते हो, इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, आगे भी चलोगे। लेकिन जैसे आप 7 पर पहुंच गए, आपके पास में अब 7 से छोटा कोई भी नंबर, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 से स्मॉल कोई भी नंबर 7 की टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि 7 इज ए प्राइम नंबर। और 7 की टेबल, 7 से स्मॉल कोई भी नंबर 7 की टेबल में नहीं आएगा, या इनमें से कोई भी नंबर 7 को भी डिवाइड नहीं करेगा। यह प्रोसेस स्टार्ट कब होगा? जब आपके पास में नंबर 7 आ जाए, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि फैक्टोरियल 7 जब आएगा तब ही 7 इसको डिवाइड कर पाएगा। उससे पहले किसी भी नंबर पे आप फैक्टोरियल लगा दो, ये पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना, ये पॉसिबल कब होगा? फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ n व्हेन फैक्टोरियल n इज डिवाइजेबल बाय 7। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन n इज 7 इटसेल्फ, n इज इक्वल टू 7। तो व्हेन n इज इक्वल टू 7 तभी फैक्टोरियल 7 से डिवाइड होगा। उसके आगे के सारे नंबर से डिवाइड, आगे किसी भी नंबर का फैक्टोरियल ले लो, आप फैक्टोरियल 8 लेते मान लो, तो उसमें ये नंबर तो आते ही 7 आ जाता, आगे 8 भी आ जाता, अब भी 7 से डिवाइड हो रहा है।
आप फैक्टोरियल 9 लिखो तो उसमें भी 7 आ गया, तो 7 से डिवाइड हो रहा है। फैक्टोरियल 10 लिखो, उसमें भी 7 आएगा मल्टीप्लाई करते हुए, तो फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो मींस n की वैल्यू जब 7 होगी तब तो फैक्टोरियल n 7 से डिवाइजेबल होगा, और उससे आगे वाली वैल्यू के लिए भी होगा। तो अगर मिनिमम वैल्यू की बात आई तो आंसर इज 7, कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वो 7 है। और अगर मैं कहूं ये क्वेश्चन ऐसे होता n इज ग्रेटर देन, तो आंसर क्या होता, तो मेरा आंसर होता n इज ग्रेटर देन 6। n को 6 से बड़ा होना पड़ेगा क्योंकि नेचुरल नंबर तो लेना ही है, तो n शुड बी ग्रेटर देन 6। और अगर ये कहता n की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल है, तो मैं लिख देता भाई 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यू पॉसिबल है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा आंसर क्या है। अगर उसने बोल दिया n ग्रेटर देन, तो आपको लिखना पड़ेगा 6। अगर बोलता है n की मिनिमम वैल्यू, तो आंसर होगा 7। अगर ऐसे लिख दे n ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आपका आंसर 7 होगा। तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। कभी भी यहां वाला नंबर अगर प्राइम है ना, तो मिनिमम वैल्यू वही नंबर आएगी। अगर ये नंबर प्राइम है तो, अगर ये नंबर प्राइम है तो, अगर ये प्राइम नहीं है तो अलग रूल है। ठीक है, तो आपको पहले हमेशा ये देखना है कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है। ठीक है, नोट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं ट्रू फॉल्स की फॉर्म में दे रहा हूं। फैक्टोरियल 13 इज डिवाइजेबल बाय 26। आपको आंसर बताना है ट्रू या फॉल्स। ठीक है, बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है, कर लो। हो गया। देखो फैक्टोरियल 13 को आप जब लिखोगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो ऑन 13 तक जाओगे। अब ये 26 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो 13 इंटू 2 26 आ जाता है। इट मीन्स 13 इंटू 2 26 है, तो श्योर है ये 26 से डिवाइजेबल है। सो आंसर इज, दिस वन इज द ट्रू आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ n if factorial n is divisible by 32। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। आपको n की मिनिमम वैल्यू निकालनी है जबकि फैक्टोरियल n 32 से डिवाइड होता है। आप एक बार अपने माइंड से ट्राई करो, फिर मैं सॉल्व करूंगा। देखो जैसे ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने लगे, सबसे पहले तो इस नंबर को देखा करो, ये प्राइम है या नहीं है। सो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। और जब भी प्राइम नंबर नहीं हो तो आप सबसे पहले इसके फैक्टर बनाया करो, ताकि आपको पता चल सके कि फैक्टोरियल n में ये किन किन नंबर्स को डिवाइड कर देंगे। तो फैक्टोरियल 32 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर बनाता हूं, या डायरेक्टली मुझे पता है 32 होता है 2 की पावर 5, मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करने पर 32 आ जाएगा। तो जब मैं फैक्टोरियल n निकालूंगा तो मैं लिखूंगा क्या, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 एंड सो ऑन चलूंगा, और n तक चला जाऊंगा। और मुझे n तो पता नहीं कहां तक जाना है, तो मैं देखता हूं कि मुझे 2 की पावर 5 कहां पर मिल सकती है। तो अगर मैं इस नंबर को देखता हूं, इट इज 2 की पावर 1, तो यहां से मुझे सिर्फ 2 1 टाइम मिल रहा है। 3 में तो मिलेगा नहीं, 3 इज ऑड। 4 में 2 का स्क्वायर 2 2 बार मिल गया, 5 में मिलेगा नहीं, 6 में 2 का क्यूब 2 3 बार मिल गया इधर। 2 इंटू 3 तो इधर भी 2 मुझे 1 बार मिल गया। तो कितना हो गया, 1 + 2 4 एंड 1 + 2 3 एंड 1 4। ओके, तो अब 8 में जब देखता हूं तो 2 की पावर 3 है, तो यहां पर मुझे 2 कितनी बार मिल रहा है, 3 बार।
तो अगर मैं सिर्फ इतने नंबर्स तक जाता ना तो मेरे पास में 2 की पावर 5 नहीं आकर के 1 + 2 3 एंड 1 4 ही आती। तो मुझे इसलिए इस नंबर तक जाना पड़ा, मतलब 1 + 2 1 + 2 3 + 1 4 + 3 7, तो मुझे 8 तक जाना पड़ा। मींस मेरा जो आंसर होगा, मुझे पावर का सम कम से कम 5 चाहिए, 2 की पावर। अब यहां पर मिलकर के इधर 1 + 2 3 हो गई, 3 + 2 आगे आप जब नेक्स्ट पर गए तो 3 + 1 4 तक पहुंच गए, और जब इसको ऐड किया तो 7 तक पहुंच गए, मतलब 2 की पावर 5 तो आ ही गई। तो जब आप 32 की बात करते हो, 32 जब इसको डिवाइड करेगा तो इन नंबर्स को कैंसिल कर देगा। तो आपके पास में ये फैक्टोरियल n तभी डिवाइड हो सकता है जब n की वैल्यू कितनी हो, 8। आप में से किसी ने 8 निकाला था आंसर, वो बिल्कुल सही था। सो आंसर इज n शुड बी 8, मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज 8। दिस वन इज द राइट आंसर। ठीक है, नोट डाउन। और भी करेंगे क्वेश्चन, अब थोड़े से अलग करेंगे। फाइंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की पॉजिटिव वैल्यू बतानी है, जिसके लिए फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन फैक्टोरियल x इज इक्वल टू y स्क्वायर आ जाए। x और y की पॉजिटिव वैल्यू बतानी है, जिसके लिए 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन फैक्टोरियल x इक्वल टू y स्क्वायर आ जाए। चलो मैं इसमें से एक लाइन और हटाता हूं। फाइंड इंटीजर वैल्यू ऑफ x एंड y। अब देखो शुरुआती 1 से हुई है तो आप नेगेटिव तो सोच ही नहीं सकते x के बारे में। ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड सो ऑन फैक्टोरियल x इक्वल टू y स्क्वायर होना चाहिए। तो पहला बेसिक रूल सॉल्यूशन, मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू y स्क्वायर आनी चाहिए। मींस लेफ्ट हैंड साइड शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। तो मैं करता क्या हूं, देखो मैं थोड़ा बहुत एक बारी बेसिकली रूल्स वाइज चलता हूं। सबसे पहले मैंने सिर्फ फर्स्ट टर्म ली फैक्टोरियल 1, तो मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, फैक्टोरियल 1 इज 1, सिर्फ एक टर्म तक ही चला। अब जब मैं फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 करता हूं तो फैक्टोरियल 1 इज 1, फैक्टोरियल 2 इज 2, 2 and 1 3। ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैंने फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 किया तो 6 and 3 9 आ गया। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, 3 का स्क्वायर है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4, तो 9 + 24 इट इज 9 + 24 हो गया 33। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखो, अब आगे वाला सारा केस खत्म हो गया। बस फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन फैक्टोरियल 5 पर जाओगे तो आपका फैक्टोरियल 5 120 होता है। 120 + 33 करोगे तो 153 आएगा। अब सुनना, ये हुआ क्या है रियल में, 120 + 33 हुआ, तो लास्ट डिजिट तो 0 है। अब आपने उसमें 33 को ऐड किया तो 153 आएगा, जिसकी लास्ट डिजिट 3 होगी, और लास्ट डिजिट 3 वाला कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। लास्ट डिजिट 3 वाला कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के एंड में क्या क्या होता है, या तो होता है 1, या होता है 0, या होता है 4, या होता है 5, या होता है 9, या होता है 8 भी नहीं होता शायद, या होता है 6। तो यही नंबर लास्ट में होते हैं। 3 नहीं होता कभी भी एंड में, 7 नहीं हो सकता कभी एंड में। ठीक है, तो आपको थोड़े बहुत नंबर आपको पता है 3 कभी एंड में नहीं हो सकता। तो इट मींस आपके पास अब आगे आप कोई भी नंबर ले लो,
आप फैक्टोरियल 6 तक चले जाओ, तो आप क्या लिखोगे भाई, फैक्टोरियल 6 के भी लास्ट डिजिट में एंड में 0 आता है। अब 0 वाले में आप लास्ट में 33 को ऐड करोगे तो लास्ट नंबर क्या आएगा, लास्ट डिजिट 3 आने वाली है, ये श्योर है। तो आगे वाले जितने भी नंबर हैं उनकी लास्ट डिजिट श्योर है 3 आएगी एडिशन करने पर। इट मींस रूल सिर्फ कहां तक चलेगा, 1 और 3 तक। तो श्योर हो गया x की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर x की वैल्यू होगी 3। मतलब या तो आप इतने नंबर तक जाओ तब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, या 3 तक जाओ तब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। जब x 1 लिया तो एडिशन 1 हुआ, तो y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y की 2 वैल्यू आएगी 1 एंड -1। तो हमारा जो आंसर आ रहा है ना वो क्या आ रहा है, x और y की वैल्यू अगर कॉम्बिनेशन में दे तो 1 1 1 -1। अगर x को 3 लेता हूं तो इन सबका एडिशन 9 हो रहा था, तो y स्क्वायर इक्वल टू 9, तो y की भी 2 वैल्यू आएगी 3 एंड -3। तो अगर आप x को 3 लेते हो तो y की वैल्यू या तो 3 होगी और नहीं तो 3 लेने पर -3 होगी। तो आपके पास में पेयर कितने बने, 1 1 1 -1 3 3 3 -3। उसके आगे कोई भी नंबर यूज ले ही नहीं सकते क्योंकि सबके एंड में 3 आ जाएगा। तो आपके पास में ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी कि आगे कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर इसको बना दे। तो आपका आंसर सिर्फ ये 2 ही पेयर होंगे। ठीक है, नोट डाउन, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है।